हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन जिसे हम लोग वाटरनेट एल्गा के रूप में भी जानते हैं। और ये जो डायग्राम आज आपको दिखाई देगा ये एक मार्क डायग्राम है, क्योंकि ये आपको कलरफुल्स डायग्राम जो है वो केवल आपके यूट्यूब चैनल विधान बायोलॉजी पे देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोडिक्टियन के बारे में, तो हाइड्रोडिक्टियन एक वाटरनेट एल्गा होता है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से दिखाई देता है वाटर में, जो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। देखिए, हाइड्रोडिक्टियन हो या फिर जितने भी आपके ऐसे एल्गी हैं जो क्लोरोफाइसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलैरिटीज़ होती हैं। मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इनमें क्या होता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो जब भी अगर आप इन जेनेरा को पढ़ते हो तो आप एक दूसरे से कंपैरिजन करके पढ़ो। जैसे कि आप एक चार्ट टाइप का बना लो और चार्ट टाइप का बना करके एक में हाइड्रोडिक्टियन रख दो, फिर क्लोरोफाइसी के अदर मेंबर्स रख दो, क्लेमाइडोमोनास रख दो, और फिर उन सब के बीच में आप सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ देख करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके लिए आप एक साथ कई जीनस तैयार कर पाओगे। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि आप एक साथ जो है पूरे टॉपिक को रिमेंबर कर सकते हो, याद भी रख सकते हो, और साथ में आप जान जाओगे कि कहाँ से कैसा किस तरीके का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। खैर, अब हम आगे बात करते हैं। बगल में आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम आ रहा होगा तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिए। हम आगे बात करते हैं अब हाइड्रोडिक्टियन वाटरनेट एल्गी के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपको डायग्राम में ही क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो एक नेट लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग सिनोबियम का भी नाम देते हैं। इसे हम लोग सिनोबियल एल्गा के भी नाम से जान सकते हैं। या आपसे कभी भी कोई सवाल पूछे सिनोबियम, तो चूंकि इनका जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है हमको एक सिनोबियम का नाम देते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये हमारे सिनोबियम एल्गा के रूप में भी जाने जाते हैं। हाइड्रोडिक्टियन जो होता है, जैसा कि हमारा इसका जो कैरेक्टर या हैबिटेट होता है वो नॉर्मल क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइसी मेंबर जैसे एल्गी या ग्रीन एल्गी के जैसा ही होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा हाइड्रोडिक्टियन होता है वो बेसिकली फ्रेश वाटर में जो है वो जर्मिनेट करता है, और इसके साथ में जो है पूरे के पूरे तालाब में ये बहुत सारा फैला हुआ होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर इन राइस फील्ड। और साथ में ये आपको चावल के जो खेत होते हैं जहाँ पे आप देखोगे पानी वगैरह भरा जाता है, जब वो वहाँ पे शुरुआत में चावल लगाना होता है जिसको आप बेहन वगैरह भी बोलते हो, तो वहाँ पे जो चावल वगैरह लगाए जाते हैं, चावल के खेत में जब पानी भरा जाता है तो उस टाइम पे ये एल्गा वहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो ये आपको राइस फील्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। और नॉर्थ इंडिया में मतलब उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब इलाके में जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस तरफ चावल के खेत वगैरह भी काफ़ी हैं। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलती है। इनकी जो कुछ फेमस जो है क्या कहते हैं स्पेसीज़ हैं या जीनस हैं, स्पेसीज़ हैं, वो हैं आपके जैसे हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलेटम एंड हाइड्रोडिक्टियन इंडिकम। ये कॉमन इंडियन स्पेसीज़ हैं जो इंडिया के अंदर हमें देखने को विजिबल होती हैं। अगर मैं इनके थैलस स्ट्रक्चर की बात करूं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको पूरा एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये यही चीज़, जब यही आपके जो आपको यहाँ पे सेल दिखाई दे रही है, यही क्या करते हैं सेल आपस में कनेक्ट होकर के एक हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। तो ये एक कॉलोनियल टाइप के भी एल्गा में आते हैं। तो जब देखिए यहाँ पे बहुत सारे हेक्सागोनल जब आपस में मिले तो एक बड़ा हेक्सागोनल बना लिया ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक कॉलोनी एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि मतलब डिफरेंट अपने ही सेल जो होते हैं, इनके जो सेल होते हैं वही आपस में मिल करके एक कॉलोनी डेवलप करते हैं। हाइड्रोडिक्टियन इज नोन एज वाटर नेट। इन्हें हम लोग बेसिकली वाटर नेट एल्गा के रूप में जो है वो जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। कॉमन नेम पूछ सकता है, बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देखते रहेंगे तो भी आपको समझ में आता रहे, बाकी मैं आपको बताता ही रहूँगा। तो इनकी जो ये इलोंगेटेड सेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इलोंगेटेड सेल यही आपस में सारी सेल्स लिंक होती हैं इन अ रेटिकुलेट एक फॉर्म में, जो कि एक नेट लाइक पैटर्न जो है वो बनाती हैं फ्रेश वाटर में। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो कॉलोनी होती है इसमें हर एक सेल जो है वो एक दूसरे से लिंक होती है। एक सेल में तकरीबन 6 डिफरेंट काइंड की सेल जो है, मतलब एक सेल जो पूरा फॉर्म करती है
हेक्सागोनल शेप का, उसमें तकरीबन 6 सेल इन्वॉल्व होती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सेल ये रहा, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, ये आपके एक सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? तो इस तरीके से 6 सेल आपस में मिलती हैं ईच सेल और एक सेल बना लेती हैं। ठीक है, एंड ऑल 2 अदर सेल फॉर्मिंग मेस और 5-6 सेल्स। ठीक है, तो हर एक सेल जो है एक दूसरे से कनेक्ट होकर के, एक दूसरे के वॉल से कनेक्ट होकर के एक पूरा हेक्सागोनल 5 से 6 सेल की एक पूरी मैसेज कॉलोनी जैसी बना लेती हैं। द कॉलोनीज कैन बी लार्ज, ये कॉलोनी जब भाई हर सेल 5-6 सब मिल रही, फिर वो 6 दूसरे वाले से मिल, जैसे ये बन गई, अब इनसे कोई देखिए दूसरा वाला आकर के अटैच हो जाएगा इस तरीके से करके। ठीक है, तो ये देखिए जैसे आप इधर देखिए तो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, राइट, 1 2, देखिए यहाँ पे ये इस तरफ मैं दिखा रहा हूँ व्हाइट वाला डायग्राम। 1 मिनट रुके रहिए, देखिए अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 ना, अब देखिए इससे कनेक्ट है 1 2 3 4, तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी कॉलोनी बना लेती हैं। और कभी कभी इनकी जो कॉलोनी होती है वो तकरीबन 4 से 6 सेंटीमीटर वाइड होती है। तो मतलब ये आपको आराम से इनकी कॉलोनी जो है वो आपको देखने को मिलती है। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आप देखिए एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है आपकी, उसके बाद ये एक सेल है आपकी, 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 ये एक सेल है, तो टोटल आपने देखा 6 सेल जो होती हैं आपकी वो आपस में लिंक होती हैं। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये आपस में लिंक, एक मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये आपके तकरीबन 5-6 सेल जा कर के आपकी एक साथ बनाती हैं, और तकरीबन 4 to 6 सेंटीमीटर जो होती हैं वो वाइड होती हैं, और 1 मीटर तक ये लंबी हो सकती हैं। मतलब ये एक इलोंगेशंस के फॉर्म में अगर मैं देखूं तो तकरीबन 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं, जो काफ़ी बड़ी कॉलोनी के रूप में आपको देखने को मिलता है। द सेल्स आर सीनोसाइटिक एंड मल्टीन्यूक्लिएट, जो सेल्स होती हैं वो सीनोसाइटिक होती हैं, मतलब पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स वगैरह मौजूद होते हैं। साथ में ये मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं। सेल जो होती हैं वो आप देख रहे हैं बगल में, आपको यहाँ पे मल्टीन्यूक्लिएट ये देखने को जो है वो मिलती हैं। यंग सेल्स हैव सिंगल पैराइटल क्लोरोप्लास्ट, जो यंग सेल होती है उसमें आपको एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलती है, विथ इसमें आपको पायरिनॉइड भी देखने को मिलते हैं। तो बगल मैंने सारे स्ट्रक्चर मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे आपको पायरिनॉइड्स देखने को मिल रहे हैं, न्यूक्लियस मल्टीन्यूक्लिएट होते ही हैं, और बाकी आप देख ही रहे जो स्ट्रक्चर आपके सामने बगल में है आप इसको बना सकते हैं। लार्ज वैक्यूल टेक अप मोस्ट ऑफ द सेलुलर स्पेस एंड पुश साइटोप्लाज्म अराउंड टू पेरिफेरी ऑफ द सेल। ठीक है, तो जो इनमें ये बोल रहे हैं कि जो मोस्टली जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो बेसिकली इनके सेल के किनारे पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, सेल के जिधर की तरफ सेल वॉल होता है उसी को पेरीफेरी बोलते हैं। जैसे ये वाला इलाका, ठीक है, तो इस पूरे इलाके में जो होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म जो होता है वो मौजूद होता है। और लार्ज वैक्यूल टेकिंग मोस्ट ऑफ द सेलुलर स्पेस, और अंदर जो होता है इसके बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि इसके पूरे एरिया को कवर कर लेता है, जिससे सारा साइटोप्लाज्म वो आपको पेरीफेरी में देखने को मिलता है। तो ये इनका बेसिक थैलस स्ट्रक्चर था, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं हम इनके सेल स्ट्रक्चर की और भी। सेल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोडिक्टियन, एवरी सेल इज लॉन्ग, ओवॉइड और सिलेंड्रिकल इन शेप, मतलब कि इनकी जो सारी सेल होती है वो आपकी कैसी होती है, ओवॉइड गोली हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। तो कभी कभी गोली, कभी कभी सिलेंड्रिकल शेप की आपको देखने को मिल रही है एवरी सेल। ठीक है, हर एक सेल। इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर में बी वैरीड इनटू 2 पार्ट्स, प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। सेल वॉल का रीजन, पेरीफेरी तरफ का रीजन अलग होता है और इधर का रीजन अलग होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर 2 पार्ट में बटा होता है, एक सेल वॉल तरफ वाला रीजन होता है और एक आपका बीच में प्रोटोप्लास्ट रीजन होता है। मतलब कुल मिलाकर कहने वाली बात, एक रीजन ये होता है और एक रीजन बीच वाला होता है। द सेल वॉल इज 2 लेयर्ड, सेल 2 लेयर्ड होती है एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी होती है। साथ में इसमें आपको प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलते हैं। जब ये यंग होते हैं तो ये सेल, व्हेन इट इज यंग द सेल आर यूनिन्यूक्लिएट बट मैच्योरिटी लेवल दे बिकम मल्टी न्यूक्लिएट। जब ये यंग होती हैं तो इसमें आपको सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे से ये मैच्योर होती जाती हैं
इसमें आपको बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसे हम लोग सिनोसाइटिक का भी नाम देते हैं। सेल आल्सो कंटेन रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए हम इसको रेटिकुलेट, जो रेटिकुलेटा वर्ड लिया हुआ है, हो सकता है इसी से लिया गया है। सेल आल्सो कंटेन रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट विथ सेवरल पायरिनॉइड, इसमें आपको कुछ इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे और साथ में जो है इसमें आपको कई पायरिनॉइड्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही बेसिक बातें हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही चीज़ आपके सामने बगल में है भी। ऑल ऑफ क्लासिक ग्रीन एल्गल स्ट्रक्चर सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, डिक्टियोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते ही होते हैं, जो सभी क्लोरोफाइसी के मेंबर में हमें देखने को मिलते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे ये सेल मैच्योर होती है, इनकी जो सेंट्रल वैक्यूल है वो बड़ी होती है और साथ में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो आपके पेरीफेरी मतलब आउटर एरिया की तरफ, आउटर सरफेस की तरफ जाना शुरू कर देता है। मतलब अंदर की तरफ आउटर सरफेस, मतलब पेरीफेरी मतलब क्या होता है, किनारे किनारे, मतलब सेल के किनारे किनारे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और बीच में पूरा एक लार्ज वैक्यूल हो जाती है जैसे जैसे ये मैच्योरिटी के स्टेज में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कहलाता है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन हाइड्रोडिक्टियन। देखिए ये आपको पता है कि इस बात पे ही सब ज़्यादा फोकस करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है हाइड्रोडिक्टियन का। तो ये बहुत बेसिक सा वीडियो है ग्रेजुएशंस के लिए। बाकी हाइड्रोडिक्टियन में कॉमनली आप स्पेसीज वगैरह ध्यान में रखिए, थोड़ा खूबसूरत एल्गी लगता है देखने में। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए हाथ में इस एल्गी को लिया हुआ है, लेकिन ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। देखिए बिल्कुल हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर है, तो आप इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगल बगल जाइए, अगर आपको देखने को मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। रिप्रोडक्शन इन हाइड्रोडिक्टियन की अगर मैं बात करूँ तो दो बेसिक टाइप के रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एक और तीन तरह के बताए गए हैं, सॉरी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल होता है, आपको पता है कि कोई भी बॉडी का पार्ट टूटेगा उससे एक नया हाइड्रोडिक्टियन बन जाएगा, मींस फ्रैगमेंटेशंस। हमें यहाँ पे फ्रैगमेंटेशंस देखने को मिलता है। सिनोबियम ब्रेक, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है हेक्सागोनल वाला कई सेल मिला करके, इसको हम लोग सिनोबियम बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि सिनोबियम ब्रेक होता है इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में, और ये ऐसे ही करके ना पूरा एक जो जाल बनाते हैं दैट इज सिनोबियम। जब वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होते हैं, फ्रेगमेंट्स ब्रेक होते हैं, विच हैव कैपेबिलिटी टू ग्रो, तो ये जा करके ग्रो करते हैं और अपनी एक खुद की नई कॉलोनी बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ये होते हैं। क्यों, अच्छा ये टूटते क्यों है, तुमको पता है कि भाई खेत वेत है, वहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स और ये सभी चीज़ें जाती रहती हैं, तो क्या होता है कि ये ब्रेक हो सकते हैं, इनके जो थैलस है वो ब्रेक हो सकते हैं और थैलस ब्रेक हो करके चले जाएंगे और मतलब वहीं पे रहेंगे, बगल में चले जाएंगे कहीं पे और वहाँ पे एक नई कॉलोनी डेवलप करना शुरू कर देंगे, मतलब नया हाइड्रोडिक्टियन बनाना शुरू कर देंगे। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है, कोई इसमें बहुत लॉजिक या बहुत कोई साइंस नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए ये डायग्राम जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कलरफुल डायग्राम है आपके सामने, तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा डायग्राम है, बहुत हार्ड नहीं, बस आप समझिए। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अकर बाय फॉर्मेशन ऑफ डॉटर कॉलोनी और ऑटो कॉलोनीज, मतलब जब सेल अपने से एक डॉटर कॉलोनी डेवलप करे, अपने से एक कॉलोनीज डेवलप करे, तो हम इसी चीज़ को डॉटर कॉलोनी का नाम देते हैं। These colonies can be formed by uninucleate biflagellate zoospore। इसमें अब क्या होता है कि ये बोल रहे हैं कि ये जो कॉलोनी बनती है, इस कॉलोनी में जितने भी आपके जूस्पोर होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर होते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही कंडीशन इनके फेवरेबल आती है, हर एक सिनोसाइटिक सेल, ध्यान सुनिएगा, हर एक सिनोसाइटिक सेल बिहेव करना शुरू कर देती है जूस्पोरेंजियम की तरफ। मतलब कि जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जिसके अंदर जूस्पोरेंजियम की तरफ, मतलब जिसके अंदर जूस्पोर डेवलप होते हैं। तो वही प्रोसेस बता रहे हैं कि जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो हर एक सिनोसाइटिक सेल जूस्पोरेंजियम की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। इट्स न्यूक्लियाई अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस न्यूमरस न्यूक्लियाई। और क्या होता है कि इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं और बहुत ढेर सारे न्यूक्लियाई बना लेते हैं, तकरीबन 7000 से 20000 के बीच में, ठीक। विच इज लिमिटिंग मेंबर एंड डेवलप टू विप्लैस टाइप के, आपको फ्लैजिला के टाइप्स पता होगा, उसमें टिनसेल, विप्लैस है ना, डिफरेंट फ्लैजिला होते हैं। तो इनके अंदर जो फ्लैजिला पाया जाता है वो विप्लैस फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो विप्लैस फ्लैजिला होता है ये जो है सभी जो स्पोर में आना शुरू हो जाता है। मैंने अभी आपको ऐसे डायरेक्टली बताया था, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूं ना। तो सबसे पहले न्यूक्लियाई डिवाइड किए, नंबर 1, नंबर दूसरे कंडीशन में सभी में फ्लैजिला आ गए, नंबर 2,
अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तीसरा स्टेप है इन हाइड्रोडिक्टियन अ पेक्युलर फिनोमेना कैन बी नोटिस दैट ज़ूस्पोर फॉर्म नेवर लिबरेटेड आउटसाइड द पेरेंट सेल, दे रिमेन मोटाइल विद द रेस्ट्रिक्टेड रीजन, इट मींस विद इन द सेल। तो ये बात आप ध्यान में ये रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोडिक्टियन जो होते हैं अ पेक्युलर फिनोमेना कैन बी नोटिस, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि अक्सर आप देखते हो कि ज़ूस्पोर, अक्सर आप ये देखते हो कि बेसिकली जो ज़ूस्पोर होते हैं वो आपकी सेल को ब्रेक करके बाहर आते हैं, और सेल को ब्रेक करके बाहर आने के बाद वो क्या काम करते हैं, एक नया सेल बनाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे आप इस बात को ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कोई सेल ब्रेक नहीं हुई, यही जो आपकी फ्लैजिला वाली जो सेल थी, जो स्पोर थे, इन्हीं की फ्लैजिला रिमूव हो जाती है, और फ्लैजिला रिमूव होने के बाद वो जू स्पोर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये इनसाइड द सेल हो रहा है बेटा, इनसाइड द सेल हो रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, नोटिस करिएगा। और ये वाली भी चीज जो है वो इनसाइड द सेल हो रही है, ठीक है, मतलब इस सेल के अंदर हो रही है। ये तो आपको रिलायबिलिटी के लिए दिखाया गया है कि भाई नहीं ये सेल के बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सेल के अंदर ही हो रही है ये प्रोसेस। तो ये जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और एक नया नेट लाइक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डेवलप कर लेते हैं, मतलब नई पूरी एक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो यही चीज आपको यहां पे देखना है, समझना है। अब यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये ज़ूस्पोर बाहर निकल आए, डीफ्लैजिलेटेड हो गए, फ्लैजिला रिमूव हो गई और फिर एक नई कॉलोनी डेवलप किए, मतलब फिर नया सेल पूरा ऐसा बना। ना ना ना, जो नेट है वो बना रहेगा, उसी के अंदर ये और सारी सेल्स को डेवलप करेंगे, राइट। तो नेट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात ना। तो कोई चीज जो है वो ब्रेक नहीं होती है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे के देखते हैं। Thus the ज़ूस्पोर formed are never liberated outside the parental cell। जो ज़ूस्पोर होती है वो कभी भी पेरेंटल सेल के बाहर नहीं लिबरेट होती है। They remain motile within the restricted region। ये मूव तो कर सकते हैं लेकिन इनका रीजन फिक्स होता है इसी सेल के अंदर। It means within the cell, इसका मतलब सेल के अंदर। They ultimately withdraw their flagella। कुछ टाइम बाद इनका फ्लैजिला चला जाता है। स्विमिंग इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर तैरते हैं और एक अरेंजमेंट, हेक्सागोनल अरेंजमेंट में आ करके इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे देखिए आ रहे हैं। और दूसरे स्टेप देखिए, यहाँ पे देखिए पहला स्टेप आपको बता दिया न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरे में फ्लैजिला आया, तीसरे वाले में पूरा मतलब डीफ्लैजिलेटेड हो जाएंगे, जो स्पोर बनने के बाद वो पूरा एक एस्टिवेशन में आ जाएंगे, फिर वो फॉर्म करने लगेंगे, नेट का फॉर्म करने लगेंगे। नेट का फॉर्म करने के बाद ये उसी सेल के अंदर नेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, कोई नया कुछ भी नहीं बनाते, बस उसी सेल के अंदर जो स्पोर और नेट का फॉर्मेशन करते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, नए नेट को फॉर्म करते हैं। दिस न्यू नेट इज नोन एज डॉटर कॉलोनी और ऑटो कॉलोनी। इसी कॉलोनी को हम लोग डॉटर कॉलोनी या फिर नेट कॉलोनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसी सेल, ये पूरा एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहेगा और उसी के अंदर बहुत ढेर सारे आपके एक सिंगल सेल मौजूद रहेंगी। तो इस तरीके से ये अपने कॉलोनीज डेवलप करते हैं। यहां पे ध्यान में रखने वाली बात ऐसी है कि सब कुछ जो हो रहा है वो इनसाइड द सिंगल सेल ही हो रहा है। यही सिंगल सेल पूरे ढेर सारी सेल्स बनाएंगी, यही आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चे समझ नहीं पाते कि आखिर नेट कैसा फॉर्म हो रहा है। बस यही चीज़ वो है जहाँ पे आपको थोड़ी कंफ्यूजन। चलिए ये बात करते हैं अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कैसा होता है ये इसके अंदर क्या कहते हैं हाइड्रोडिक्टियन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे तो आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा होता है हाइड्रोडिक्टियन, जो हमारा हाइड्रोडिक्टियन होता है, हाइड्रोडिक्टियन में आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिक्टियन, ओके, हाइड्रोडिक्टियन में जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस टाइप का आपको देखने को मिलता है। आइसोगैमस का मतलब मैंने बहुत पहले भी आपको बताया है कि मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो दोनों दिखने में
काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। नंबर एक बात तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसीलिए हम इनको आइसोगैमस कहते हैं। लेकिन फिजियोलॉजिकली मतलब इंटरनली अगर मैं बात करूं तो, या फिजियोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो ये डिफरेंट होते हैं, मतलब एक मेल होता है और एक फीमेल स्ट्रेन होता है। तो जो चीज़ हमें आइसोगैमस देखने को मिलता है, जिसे हम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ऐसे रिप्रोडक्शन को या ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहां पे देखिए कि ये जो गैमेट्स होते हैं कहां से बनते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। यहां पे देखिए ये आपको जो है बेसिकली क्या दिखाई दे रही है, ये आपको यहां पे सिनोबिया की कॉलोनी दिखाई दे रही है। इसमें हर एक सेल जो होती है वो गैमिटेंजिया का काम करती है। क्या होता है गैमिटेंजिया का मतलब? गैमिटेंजिया का मतलब होता है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करे। तो यही वो सेल्स हैं जो मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगी। कभी कभी गैमेट्स एक सेल के हो सकते हैं, सिर्फ कभी कभी डिफरेंट सेल्स डिफरेंट सिनोबिया के हो सकते हैं, तो वो अपनी दूसरी चीज़ है। तो ये आगे आकर के डेवलप करते हैं, और जब ये डेवलप करते हैं, कैसे डेवलप करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है। अब इनसे मान लीजिए कि आपके वही गैमेट्स निकले। अब ये जो गैमेट्स होते हैं, ये गैमेट्स की क्वालिटी क्या है? पहली चीज ये गैमेट्स जो होते हैं वो नंबर वन बात ये होता है कि ये गैमेट्स आपके बाईफ्लैजिलेट होते हैं। बाईफ्लैजिलेट के साथ में दूसरी बात ये होती है कि ये जू स्पोर लाइक होते हैं। जू स्पोर लाइक स्पोर होते हैं, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। नंबर एक बात तो ठीक। अब यहां पे देखिए कि चाहे सिमिलर सिनोबिया चाहे डिफरेंट सिनोबिया से फिर एक ये प्लस मान लेते हैं, दूसरा माइनस आएगी और वो इसके साथ में जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद दोनों आपस में जो है फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद एक जाइगोट बना लेते हैं। यही जाइगोट जब रेस्टिंग कंडीशन, देखो ये स्टेप्स यहां पे नहीं, डायग्राम में नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बना दे रहा हूं। तो ये जाइगोट जो होते हैं वो आगे डेवलप करके बनाते हैं जाइगोस्पोर। क्या बनाते हैं? जाइगोस्पोर। अब ये जो जाइगोट भाई जाइगोट हो गया 2n, ठीक है, क्योंकि ये था n और ये था n, ये हो गया 2n। अब ये जो 2n आपको दिखाई दे रहा है ये जाइगोस्पोर बनाएगा, और जाइगोस्पोर भी 2n होता है। अब ये जो जाइगोस्पोर है ये पहले शुरुआत में ग्रीन कलर का दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? ग्रीन कलर का दिखाई देता है। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि ये रेड हो जाता है, क्योंकि जाइगोस्पोर हैव अ पिगमेंट जिसका नाम है हिमेटोक्रोम या हीमोक्रोम या हिमेटोक्रोम। अब ये जो आपके पिगमेंट होते हैं, ये पिगमेंट जो होते हैं आपके, ये ग्रीन कलर के आपको दिखाई देते हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में रेड हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम जाइगोस्पोर एक रेस्टिंग स्पोर होता है। जैसे स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है जाइगोस्पोर रैप्चर हो जाते हैं, और जाइगोस्पोर रैप्चर होने के बाद क्या होता है कि इससे, और जाइगोस्पोर में उसके पहले कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन के बाद जो ये स्पोर इसके अंदर बनते हैं उसका नाम है जूमायोस्पोर। जूमायोस्पोर, इसको बहुत जगह पे जू स्पोर भी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे होते हैं भाई? मियोसिस हो गया, अब जो ये सेल है वो कैसी हो गई? हैप्लॉयड हो गई। ठीक। अब ये जो हैप्लॉयड सेल होती है ये आगे जाएगी, जब डेवलप करेगी तो इसके फ्लैजिला रिमूव हो जाएंगे, जूमायोस्पोर या जू स्पोर के। अब जब इसके फ्लैजिला रिमूव हो जाएंगे तो फ्लैजिला रिमूव होने के बाद ये एक पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर लेगी, अपने चारों तरफ कवरिंग बनाएगी। और जब ये पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर को ये डेवलप करेंगी, तो पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जू स्पोर या फिर स्वार्मर सेल जो होती हैं वो यहाँ पे डेवलप करना शुरू कर जाती हैं। ये भी जू स्पोर ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस, मतलब जू स्पोर हो जैसा ही होता है, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं था, उसको हम लोग स्वार्मर्स भी बोल सकते हैं। ये जो सेल इसके अंदर डेवलप करती हैं, ये सेल अब धीरे धीरे नेट लाइक अरेंजमेंट में आना शुरू हो जाती हैं। नेट लाइक अरेंजमेंट में आना शुरू हो जाती हैं यही स्वार्मर सेल, और नेट लाइक अरेंजमेंट में आने के बाद इनके ऊपर का जो पॉलीहेड्रॉन होता है वो रप्चर हो जाता है, और जो सिनोबिया होती है वो बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है।
बहुत कॉम्प्लेक्स भी है अगर ये समझ में नहीं आता है तो, लेकिन यहाँ पे सारी बातें मैंने लिख भी रखी हैं। अब अगर आप देखिए तो आपको बहुत ही सिंपली काफ़ी कुछ हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। पहली चीज़, एनीसिनोबिया जो होती है वो गैमेटेंजियम का फॉर्मेशन करेगी, मतलब मेल फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी। जो मेल फीमेल गैमेट होता है वो जू स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो दे आर प्रोड्यूस लार्ज नंबर, और ये बहुत सारे नंबर्स में आइसोगैमस टाइप ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो आपस में क्या करते हैं कि गैमेट्स आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो जाइगोट होता है उसमें क्वाड्रीफ्लैजेलेट, मतलब कि क्वाड्रीफ्लैजेलेट जाइगोट, मतलब कि जब ये मिलते हैं तो 4 फ्लैजिला हो जाते हैं, राइट। तो हम इनको क्वाड्रीफ्लैजेलेट जाइगोट भी बोलते हैं। साथ में बाद में ये फ्लैजिला रिमूव हो जाती है और ये सेटल डाउन कहीं पे रेस्टिंग कंडीशन में पड़े रहते हैं। जब ये रेस्टिंग कंडीशन में पड़े रहते हैं तो इनके ऊपर एक वॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण हम इनको जाइगोस्पोर का नाम देना शुरू कर देते हैं। जाइगोस्पोर बनने के बाद शुरुआत में जाइगोस्पोर ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर हिमेटोक्रोम नाम का पिगमेंट जो है वो मौजूद होता है। अब यहां पे देखिए, जब जाइगोस्पोर बन गया, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये इस स्टेप की बात कर रहे हैं, जब जाइगोस्पोर बन गया तो जाइगोस्पोर रेस्टिंग कंडीशन में गया, उसने स्प्रिंग सीजन का वेट किया। जब स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हुई तो स्प्रिंग सीजन की शुरुआत के साथ में इनमें मियोसिस डिवीजन देखने को मिला, जो आपके हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाने शुरू कर दिए। जब हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाया तो वो वॉल को ब्रेक करके बाहर आया एंड बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर बनाने शुरू हुए। कुछ टाइम बाद जूस्पोर जो होते हैं कम टू रेस्ट, ईच जूस्पोर आर स्वार्मर। कुछ जब जूस्पोर बाहर आ जाते हैं फिर वो जूस्पोर क्या काम करते हैं कि बहुत ढेर सारे स्वार्मर जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और अपने किनारे किनारे एक स्पाइनी वॉल बना लेते हैं, जिसको हम लोग पॉलीहेड्रॉन भी बोलते हैं। पॉलीहेड्रॉन साइज में इंक्रीज करती है, उसमें तकरीबन 200 से 300 जूस्पोर होते हैं। जूस्पोर एक अरेंजमेंट में आना शुरू करते हैं, एक डॉटर कॉलोनी बनाते हैं जो हेक्सागोनल टाइप का होता है। फिर कुछ टाइम बाद पॉलीहेड्रॉन वहां से रप्चर हो जाती है और सिनोबिया आपके रिलीज हो जाते हैं। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है अगर आप उसमें देखिए तो ज़्यादातर आपको हैप्लॉइड फेज ही देखने को मिलती है, इसलिए हम डेफिनेटली ये बात कह सकते हैं कि ये जो लाइफ साइकिल है ये हैप्लॉन्टिक नेचर की होती है। तो बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया लाइफ साइकिल को लेकर के। अगर आपको अभी भी लग रहा है कोई डाउट तो मैं एक बार और भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ये सिनोबिया हैं, गैमेटेंजिया का काम करेंगी, गैमेट्स रिलीज करेंगी, मेल एंड फीमेल चूंकि हम पहचान नहीं सकते तो इसलिए आइसोगैमस टाइप की हैं। इन्होंने आपस में फ्यूजन किया, जाइगोट फॉर्म किया। जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ बेटा, जाइगोट के बनने के बाद पहले जाइगोट क्वाड्रीफ्लैजिलेट होते हैं, इसमें 4 फ्लैजिला होते हैं, लेकिन फ्लैजिला रिमूव हो जाते हैं और ये जाइगोस्पोर बन जाते हैं। यही जाइगोस्पोर शुरुआत में ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में जो है वो रेड कलर के हो जाते हैं, क्योंकि इनमें हिमेटोक्रोम होता है। फिर इनके अंदर मियोसिस होता है जाइगोस्पोर के अंदर, ये हैप्लॉइड हो जाते हैं, हैप्लॉइड जूस्पोर या जुमायोस्पोर बनने शुरू हो जाते हैं। फिर ये जुमायोस्पोर बाहर आते हैं वेसिकल्स के थ्रू, और वेसिकल को तोड़कर जब ये बाहर आते हैं तो इनकी फ्लैजिला रिमूव हो जाती है, ये रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं और अपने चारों तरफ एक स्पाइनी लेयर बना लेते हैं, जिसको हम लोग पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। ये जो पॉलीहेड्रॉन होता है इसके अंदर तकरीबन 200 से 300 जो स्पोर होते हैं, और ये जो स्पोर आगे डेवलप करके एक हेक्सागोनल कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं, जो सिनोबियम बनाना शुरू करते हैं, और यही सिनोबियम जो है वो आगे जाकर के नेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, पॉलीहेड्रॉन को ब्रेक कर देगा। आज आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।